हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। हम बात करने वाले हैं दिल्ली की। दिल्ली जो इस समय प्रदूषण की एक चादर से ढकी हुई है। इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे क्यों हर साल देश की राजधानी एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। मेरा नाम शुभम सरधालिया है। यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं आपका एजुकेटर हूँ, मेंटोर हूँ। दोस्तों, आप अन अकेडमी के हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। इनकी मदद से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको यूज करना है ये कोड SAR10। आपके लिए हमारे फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इन बैचेस में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। आपके लिए नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन आपको दिया जाता है। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील हुई है। सरकार और लोग चिंतित हैं। हालात जो हैं वो काफी खराब है। 3 दिन पहले दिल्ली के लोग जब सुबह उठे तो अपने आसपास धुएं की एक घनी चादर से खुद को ढका पाया। एनुअल पॉल्यूशन क्राइसिस इज बैक इन दिल्ली। हर साल अक्टूबर और नवंबर का यह समय दिल्ली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। देश की राजधानी धुएं के प्रदूषण के एक ऐसे गुबार में फंस जाती है जहां सांस लेना भी खतरनाक साबित होता है। हेल्थ इश्यूज, पल्मोनरी डिजीजेस, सांस लेने में तकलीफ, ये वो दिक्कतें हैं जो दिल्ली के तमाम लोग यहां फेस कर रहे होंगे। इस प्रकार की दिख रही है आज दिल्ली। क्या इसके पीछे कारण है, क्या वजह है, वो जानना जरूरी है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा सूचकांक जो हवा की गुणवत्ता को नापता है, लगातार 3 से 4 दिनों से स्वीयर कंडीशन में बना है। नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आइडियल कंडीशंस में 100 के आसपास होना चाहिए, तब उस इलाके की हवा को साफ माना जाता है, उस इलाके की हवा को सांस लेने के लिए सही माना जाता है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली और आसपास के इलाकों में 500 को छू रहा है। यहां आप देख पा रहे होंगे 5 नवंबर 431 है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स। और पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 की संख्या जो है वो स्वीयर कंडीशंस में है। जितना ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा में उतना ज्यादा प्रदूषण, जितना ज्यादा प्रदूषण उतने ज्यादा समस्याएं आम लोगों की और सभी की हेल्थ को लेकर के। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 है यानी कि हवा बहुत साफ है, और जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को क्रॉस करता है, चीजें काफी ज्यादा खतरनाक होती चली जाती। पहले समझेंगे कि ये पॉल्यूटेड हवा हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है। दोस्तों, पॉल्यूटेड हवा की जब बात आती है, ये वो हवा जिसे हम सांस के साथ अपने शरीर में लेकर जा रहे हैं। हम हवा को सांस के साथ शरीर में हमारी ये हवा दाखिल होती है, वी ब्रीद इन, और ये हवा हमारे लंग्स में पहुंचती है। इस पूरी की पूरी हवा से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है और वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली जाती है लंग्स के थ्रू। वहीं जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में आती है, और लंग्स के थ्रू वो जब हम ब्रीद आउट करते हैं वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ये है एक नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस। जब हवा अनक्लीन है, जब हवा प्रदूषित है, तो वो हवा जो हम वो जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं, उसके साथ में छोटे छोटे प्रदूषण के कण भी हमारे शरीर के अंदर दाखिल होते हैं, जिन्हें कहा जाता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर हवा के अंदर सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में छोटे छोटे ऐसे मटेरियल्स या ड्रॉपलेट्स हैं जो हम हवा के साथ हमारे शरीर में दाखिल होते हैं और काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो जाते हैं। हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या श्वास की नली से जब हवा अंदर खींचते हैं, उस श्वास की नली में छोटे छोटे हेयर लाइन प्रोजेक्शंस होते हैं जो इस प्रकार के पार्टिकुलेट मैटर को ब्लॉक करने का काम करते हैं। जब हम हवा अंदर लेते हैं, नाक के जरिए छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर हमारे नाक के इस सिलिया नामक हेयर लाइक प्रोजेक्शन से रुक जाते हैं, जिनकी वजह से ये पार्टिकुलेट मैटर शरीर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन दोस्तों, इस पार्टिकुलेट मैटर को रोकने की भी एक लिमिट है इस सिलिया नामक हेयरलाइन प्रोजेक्शन में, क्योंकि एक लिमिटेड साइज तक ही इसे कंट्रोल किया जाता है। जितना छोटा पार्टिकुलेट मैटर होगा उतने इजीली वो हमारे शरीर के अंदर दाखिल होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि सिलिया नाम की इस हेयर लाइक प्रोजेक्शन के द्वारा भी पार्टिकुलेट मैटर और पॉल्यूटेड पार्टिकल्स को रोका नहीं जा सकता, और वो सीधा हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में शामिल हो जाते हैं। जैसे ही वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्रॉस करते हैं दोस्तों, ये प्रदूषित कण हमारे शरीर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहां पर ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दोस्तों, पार्टिकुलेट मैटर अलग अलग साइज का रहता है। 10 माइक्रॉन्स, 1 माइक्रॉन यानी 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, तो 10 माइक्रॉन तक की साइज के पार्टिकुलेट मैटर को तो
हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये पार्टिकुलेट मैटर उस साइज से छोटा होता है, जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है वो 2.5 पीएम 2.5 या 2.5 पार्टिकुलेट मैटर जिसे कहा जाता है। यहाँ पर 2.5 माइक्रोन जो है वो उसका साइज है, यानी कि एक माइक्रोन 1 मिलीमीटर का हजारवां हिस्सा है। तो बहुत ही छोटे छोटे कण जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बच करके निकल गए वो हमारे शरीर में दाखिल होते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में दाखिल होते हैं, इनसे एक्सपोजर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। अब यहाँ पर दो प्रकार का एक्सपोजर है सर। एक एक्सपोजर है शॉर्ट टर्म, यानी कि कुछ समय के लिए अगर वो हमारे लंग्स में रहते हैं, इससे अस्थमा जैसी प्रॉब्लम या सांस लेने की दिक्कत आ सकती है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो सकते हैं। ऐसा कब होता है? जब कभी हम कहीं किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो कोई थोड़ा सा धुआं हमें पास करना पड़ा, उस समय ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर इस प्रकार के पॉल्यूटेड मैटर से या पार्टिकुलेट मैटर से होता है। लेकिन जो हालात अब दिल्ली और आसपास के इलाकों में बने हैं दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर नहीं, इट इज अ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। क्योंकि ये कुछ मिनटों या कुछ घंटों की प्रॉब्लम नहीं है, ये अगले कुछ दिन तक चलने वाली है। जब ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है तो दोस्तों इससे होने वाले हेल्थ इफेक्ट्स की शुरुआत होती है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग से। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसी बार बार आएगी, और इससे लंग डिजीजेज इस लेवल तक बढ़ जाती हैं कि प्री मेच्योर डेथ्स होना शुरू हो जाती हैं, लंग फंक्शनिंग डिक्रीज कर जाती है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, अस्थमा एग्रीवेटेड या सीरियस रूप ले लेता है, छोटे बच्चों में इसकी समस्या आती है। अल्टीमेटली इन सब चीजों के कारण हमारा लाइफ स्पैन छोटा होता जाता है। यहां पर इस प्रकार की प्रदूषित हवा से डील करने के लिए लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे उनका एजिंग जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। कौन कौन यहां पर इस एयर पोल्यूशन के रिस्क में है दोस्तों? सबसे बड़ा खतरा, सबसे ज्यादा सीवियर सिचुएशन उन लोगों की है जो या तो काफी बुजुर्ग है, या फिर वो लोग जिन्हें हार्ट रिलेटेड डिजीज हैं, या जो किसी कारणवश ऑलरेडी लंग रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे अस्थमा या ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से जूझ रहे हैं। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं, जो आउटडोर वर्कर्स हैं, एल्डरली पीपल हैं, छोटे बच्चे हैं, उन सभी को पॉल्यूटेड एयर जो है वो नुकसान पहुंचाती है। और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 या 500 का आंकड़ा छूता है, इट मींस कि सिर्फ ये वल्नरेबल सेक्शंस ही नहीं, हर एक इंडिविजुअल चाहे वो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, उसके लिए ये खतरनाक, ये रिस्की हो जाता है। अब जैसे ही ये स्मॉग, ये धुएं की घनी चादर दिल्ली को अपनी चपेट में लेना शुरू हुई, अधिकारियों की ओर से स्कूल्स को, फैक्ट्रीज को, कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद करने की ऑर्डर्स, हिदायत आना शुरू हो गई। डीजल ट्रक्स को रोक दिया गया, सिर्फ उन्हीं डीजल ट्रक्स को अलाउ किया जा रहा है दिल्ली में एंटर करने के लिए जो सिर्फ असेंशियल गुड्स लेकर के आ रहे हैं। सभी नॉन असेंशियल गुड्स कैरिंग ट्रक्स को दिल्ली के बाहर रोक दिया गया है। तो ये कुछ रीसेंट कदम जो है वो उठाए गए हैं। लोगों से मास्क पहनने की गुजारिश की जा रही है कि मास्क की मदद से हम इस प्रकार के पॉल्यूटेड हवा को अपने शरीर में दाखिल होने से रोक सकते हैं। उसमें भी डॉक्टर्स ने एडवाइजरी जारी की है कि कपड़े का मास्क जो है वो यहां पर ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, हमको N95 जैसे मास्क का इस्तेमाल करना होगा। तो ये कुछ सुजेशंस या ये कुछ प्रिकॉशंस यहां पर लोगों को दी जा रही है। सवाल यह है कि सर ऐसा होता क्यों है? रीजन फॉर दिस स्मॉग, सर स्मॉग जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बनता है, स्मोक और फॉग। तो धुएं का एक गुबार, वो धुआं जो अलग अलग कारणों से हमारी हवा में दाखिल हो रहा है। सर ये स्मॉग एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन है जहां पर एग्जॉस्ट फ्यूम्स, चाहे वो फैक्ट्रीज का धुआं हो, चाहे वो वाहनों का धुआं हो, कहीं आग लगा करके निकलने वाला धुआं, ये सब मिलकर के फॉग के साथ मिक्स होते हैं। स्मोक और फॉग एक साथ मिलकर के स्मॉग बनाते हैं जो इस तरीके के हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करता है। अगर हम बात करें दिल्ली में पर्टिकुलरली क्या कारण है दोस्तों, जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, उनके अनुसार दिल्ली के अंदर सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है इस पोल्यूशन का, जिसकी वजह से इस तरीके का हार्मफुल स्मॉग क्रिएट हो रहा है, वो है वाहनों से होने वाला एमिशन। यानी कि जो वेहिकुलर पोल्यूशन है, जो वाहनों से धुआं निकल रहा है, वो सबसे बड़ा रीजन है यहां पर इस स्मॉग का। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्टबल बर्निंग की। स्टबल यानी कि पराली। दोस्तों पैडी की क्रॉप के हार्वेस्ट के बाद, क्योंकि कंबाइंड हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, पैडी यानी कि चावल की जब खेती होती है उसके पक जाने के बाद कंबाइंड हार्वेस्टर नाम की मशीन से पके हुए दानों को कलेक्ट कर लिया जाता है और पीछे बचता है स्टबल या फिर पराली। अब क्योंकि गेहूं की फसल बीजने के लिए जमीन को तैयार करना है, तो किसान के पास इजीएस्ट तरीका था उस पराली से छुटकारा पाने का, उस पराली को जला देना, जो कि सबसे ज्यादा किसान को किफायती तरीका लगता था। लेकिन दोस्तों इसने दिल्ली और आसपास के लोगों की जिंदगी को
बहुत बुरे तरीके से प्रभावित किया है। दिल्ली के आसपास के रीजन चाहे वो पंजाब हो या अन्य राज्य हो, यहाँ पर स्टबल बर्निंग या पराली जलाने का प्रोसेस शुरू होता है, जिसके कारण वो सारा का सारा धुआं जो स्टबल बर्निंग से, पराली को जलाने से पैदा होता है, वो आकर के दिल्ली के स्काइज को कवर कर लेता है। इस बार भी करीब 38% स्मॉग जो है वो इस वजह से है क्योंकि पराली जलाई जा रही है, जो कि एक बड़ा कारण है इस प्रकार के स्मॉग का जो नेशनल कैपिटल के ऊपर देखने को मिल रहा है। हर साल नॉर्थ इंडिया के जो फार्मर्स हैं, स्पेशली फ्रॉम स्टेट ऑफ पंजाब, वो पराली को जलाते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं, क्योंकि पैडी क्रॉप के रेजिड्यू से छुटकारा पाना है। लेकिन उनके इस तरीके से काफी लोगों की जीवन जो है वो खतरे में आ जाता है। नॉर्मली अक्टूबर एंड और नवंबर के स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम फेस होती है, जिस वजह से पिछले लगातार कितने ही सालों से दिल्ली इस स्मॉग की समस्या से जूझ रही है। इसी के साथ में दोस्तों विंड पैटर्न्स हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट विंड्स आ रही हैं जो आकर के दिल्ली के स्काइज पे कलेक्ट होती हैं, जिस वजह से वो सारा का सारा धुआं आसपास के राज्यों से इस जगह पे आकर इकट्ठा हो जाता है, अल्टीमेटली देश की राजधानी को वो चोक कर देता है। अब सवाल यह है कि सर, इस स्टबल बर्निंग की, इस पराली को जलाने की समस्या का हल क्या है? तो बहुत सारे इनोवेटिव मेजर्स जो हैं वो यहाँ पर शुरू किए गए हैं कि किसान स्टबल बर्निंग या पराली को जलाने का काम ना करें। इसके लिए इसी साल अप्रैल के महीने में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक बायो डिकम्पोजर बनाया था। इस बायो डिकम्पोजर का क्या काम था दोस्तों? इस बायो डिकम्पोजर को अगर इस क्रॉप रेजिड्यू के ऊपर स्प्रे कर दिया जाए तो 25 दिन में ये पूरा का पूरा क्रॉप रेजिड्यू एक कंपोस्ट में बदल जाता है, जो कि ना केवल उस स्टबल स्टबल या क्रॉप रेजिड्यू से छुटकारा पाने में मदद करेगा, बल्कि ये कंपोस्ट जो है ये सॉइल की क्वालिटी को भी बेहतर बनाएगा। तो ये एक तरीका था। इसके अलावा हैप्पी सीडर नामक एक मशीन बनाई गई। ये दरअसल एक ट्रैक्टर माउंटेड एक्सटेंशन मशीन थी। आपने देखा होगा जिस प्रकार से ट्रैक्टर के पीछे अलग अलग प्रकार के हल आदि लगाए जाते हैं, उसी तरीके से ये एक ट्रैक्टर माउंटेड मशीन थी जो कि साइमल्टेनियसली दो काम करती थी। इस मशीन से एक और जहां गेहूं की खेती के लिए फील्ड को या खेत को तैयार किया जा सकता था, वहीं साथ साथ साइमल्टेनियसली ये इस स्ट्रॉ को, ये स्टबल को, ये इस क्रॉप रेजिड्यू को, वीट राइस या पैडी रेजिड्यू को कलेक्ट कर लेता था। तो साइमल्टेनियसली दोनों ही चीजें यहां पर हो रही थी। गेहूं की फसल के लिए खेत तैयार भी हो रहा था और ये पराली जो है इसे यहां से हटाया भी जा रहा था। तो ये एक दूसरा तरीका था। या फिर इथेनॉल डिस्टिलेशन, बहुत सारी सरकारें राज्यों में डिस्टिलरीज सेटअप कर रही हैं जहां पर इस स्ट्रॉ से, इस क्रॉप रेजिड्यू से इथेनॉल बनाई जा सकती है। तो किसान को इस पूरे के पूरे रेजिड्यू को कलेक्ट करके इन इथेनॉल ब्लेंडिंग डिस्टिलरीज में भिजवाना है। लेकिन सवाल यह है कि इसको कलेक्ट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में किसान को कुछ कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ती है। फार्मर्स आर नॉट रेडी फॉर दैट। वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी कॉस्ट यहाँ पे इनकर करनी पड़े, चाहे वो इस रेजिड्यू को कलेक्ट करने की बात हो या फिर इस रेजिड्यू को कलेक्ट करके डिस्टिलरीज तक पहुंचाने की बात हो। तो चीपेस्ट ऑप्शन, जो सबसे आसान तरीका उन्हें लगता है या जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका उन्हें लगता है, वो स्टिल आज भी बर्निंग की प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में सरकारों की ओर से, चाहे अलग अलग राज्यों की बात हो, सरकारों की ओर से सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है इन सभी लोगों के खिलाफ जो स्टबल बर्निंग करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी फ्रीक्वेंट स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स इन इलाकों से देखे जा रहे हैं, जिसका खामियाजा नेशनल कैपिटल रीजन के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा जो सबसे सिंपलेस्ट यूज है इस क्रॉप रेजिड्यू का, वो है इस पैडी रेजिड्यू को एनिमल फॉडर, जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल करना। तो गौशालाएं हो सकती हैं, डेयरी फार्म्स हो सकते हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर चारे की आवश्यकता होती है, वहां पर इस क्रॉप रेजिड्यू को चारे की तरह इस्तेमाल करके स्टबल बर्निंग की इस प्रॉब्लम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से अगर स्टबल बर्निंग को हम कम करते हैं तो आने वाले समय में इस प्रकार के स्मॉग जैसी सिचुएशन से, इस प्रकार की हैजार्डस, इस प्रकार की जानलेवा सिचुएशन से दिल्ली और आसपास के इलाकों के जो लोग हैं उन्हें बचाया जा सकता है। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे दोस्तों। इस तरीके के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको हमारे चैनल पाथफाइंडर पर मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपको जुड़ना है अनअकैडमी के बेहतरीन कोर्सेज के साथ में यूजिंग दिस कोड SAR10। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।